नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आरती टीकू सिंह जी प्रोग्राम में आ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ गए, बहुत स्वागत आपका भी सर। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कहानी कुर्सी के में लगातार आप चर्चा देख रहे होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों के बाद देश में घमासान छिड़ा हुआ है। और देश की राजनीति को जो लोग नजदीक से और बड़े अरसे से देखते हैं, उनका मानना है कि लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई खड़ा हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के बयानों से खुद को अलग तो कर लिया, इसमें कोई शक नहीं। जेपी नड्डा साहब के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जिन लोगों ने भी ये बातें कही कि बंद ताला लगा दो संसद को, कानून अगर सुप्रीम कोर्ट को बनाने हैं तो देश में सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसे हालात कौन पैदा कर रहा है, इसका आक्षेप सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस पर देना, इस सब पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये इनकी अपनी निजी राय है, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर चलने में यकीन रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन जो विरोधी हैं वो क्या कह रहे हैं, और उनकी बात में इस बार कुछ दम हो सकता है क्या, हम इसकी बात करेंगे। सारे विरोधी, कांग्रेस पार्टी समेत बाकी तमाम दलों के नेता ये कह रहे हैं कि ये आई वॉश है। मतलब भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं से अपने आप को अलग थलग दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि एक के बाद एक नेता ऐसे बयान दें और वो पार्टी की मंजूरी के बिना हो? तो इस सब के पीछे खेल क्या चल रहा है, कौन सी कहानी है इसके पीछे, इसकी हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत की थी निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने पहले एक लाइन का ट्वीट किया था कि संसद को बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने दो, लगा बात यहीं तक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकायदा टीवी पर आकर, कैमरे पर आकर खुलकर अपनी बात कही, जिसके बाद जेपी नड्डा साहब को उस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। उनकी आवाज में आवाज मिलाई निशिकांत दुबे की आवाज में दिनेश शर्मा जी ने कि कानून बनाना तो संसद का ही अधिकार है। बीजेपी ने उनके बयान से भी किनारा कर लिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जो लोग उसके बाद इस मैदान में कूदे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं, वो लोग अलग अलग बहानों से इस पूरे विवाद को हवा दे रहे हैं। जैसे इसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय अब मध्य प्रदेश की राजनीति करते हैं, केंद्र की राजनीति नहीं करते, लेकिन बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मेरे छोटे भाई हैं निशिकांत दुबे, सच को इतना भी साफ साफ नहीं कह देना चाहिए, कई बार सच को भी कहने के तरीके होते हैं। तो उन्होंने निशिकांत दुबे पर कोई उनके बयान से उनके बयान को गलत नहीं बताया, इतना ही कहा, ना कहते तो बेहतर होता, लेकिन कह दिया तो ठीक है। और भी ऐसे नेता हैं, सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे यूपी से, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर दिखाई दे जाता है, लेकिन बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा उनको दिखाई नहीं देती, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब लेगा। अब इसमें एंट्री हुई एक और नेता की, ये है हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी जो निशिकांत दुबे का बयान था उस पर कुछ लिखते हुए एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि हमारे एक नेता के कुछ कह देने पर जिन लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया है, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या किया था। तो वो अपने बयान, जो वो निशिकांत दुबे के बयान पर कुछ ना कह करके कांग्रेस के बयान याद दिला रहे हैं। ये चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे, उनके खिलाफ तो इंपीचमेंट का मोशन लगभग लेकर के आ गई थी, बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जजों की, जिसको पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का था। जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने अयोध्या का जजमेंट दिया था, वो राज्यसभा में आ गए तो उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया। जस्टिस अरुण मिश्रा हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन पर लगातार कांग्रेस पार्टी ये तोहमत लगाती रही कि ये बीजेपी, आरएसएस और इस सरकार के से कुछ मधुर संबंध रखते हैं या उनके फेवरेबल जजमेंट्स देते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हम सब जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ बातें कहीं अयोध्या जजमेंट को लेकर ही, जैसे उन्होंने कहा था कि जब वो फैसला देने की हमारी बारी आई तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हम सही फैसला दे पाएं। इस पर कितना बवाल हुआ, कितना कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। उनकी और प्रधानमंत्री की गणेश चतुर्थी पर उनके घर पर पूरी पूजा की तस्वीरें आ गई थी, तो कहा गया था कि ये तो होना ही नहीं चाहिए एक सेक्युलर देश के अंदर। इसके अलावा जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं, इनको जब आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था अयोध्या के जजमेंट के बाद, तो फिर इनके विवेक पर सवाल उठाए गए थे। ऐसे उन्होंने कई और उदाहरण दिखाए हैं। कल से मैं देख रहा हूं एक वीडियो इंदिरा गांधी का घूम रहा है, इसमें इंदिरा गांधी बीबीसी को इंटरव्यू दे रही हैं, और उसमें वो जुडिशरी पर सवाल उठा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या सब कुछ जानते हैं। ये इंदिरा गांधी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं।
तो बीजेपी ये बात भी याद दिला रही है कि आपने तो उस दौर में जुडिशरी को सरकार की कठपुतली बना के रख दिया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर। खैर, ये सारी बातें अपनी तरफ, आप ये जानना चाहते होंगे कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या वाकई कोई टकराव है, तो ये हमारे मेहमान आपको बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ बयान दिखा देता हूं। दिनेश शर्मा, जिनका मैंने जिक्र किया, मनन मिश्रा की बात आपको दिखा देता हूं। ये राज्यसभा सांसद हैं। कैलाश विजयवर्गीय, ये 3 बयान इस तरफ के, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के, केसी वेणुगोपाल, ये क्या कह रहे हैं कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे, पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए, मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। नहीं, जो गाइडलाइन पार्टी की आ गई है हम उसके साथ हैं, और कभी कभी सत्य सही हो तो भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो मैं निशिकांत भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल की जनता सब जानती है। अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि actually it is clearly a case of contempt of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a... अब बताइए हर्षवर्धन जी, जेपी नड्डा जी के, बीजेपी के अध्यक्ष के इस मामले पर फुल स्टॉप लगा देने के बाद भी जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार पूछ रही है कि ये बीजेपी के शीर्ष नेताओं की सहमति के बगैर तो नहीं हो सकता। क्या चल रहा है देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, इस देश ने सर्वोच्च न्यायालय की अपनी जगह रखी है और संसद की अपनी जगह रखी है। सुप्रीम तो संसद ही है। कोई भी अगर ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो मुझे लगता है कि न तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखता है, न उसने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ी हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका देश के संविधान के दायरे में बने नियम कानूनों की व्याख्या करने का है।
इसके आगे सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का अपना कोई विचार भी नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले पर अपना कोई विचार दे भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो विचार देगा तो आप कहेंगे कि वो बायस हो सकता है, पक्षपाती हो सकता है। इसीलिए जब कहते हैं कि जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठा है तो उसके सामने एविडेंस जो आ रहे हैं, उसके सामने जो गवाह आ रहे हैं, और फिर उसके आगे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रेफरेंसेज क्या हैं। बड़े बड़े जो मामले आते हैं, जब संविधान सभा बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, उसके रेफरेंसेज क्या है। अब क्या निशिकांत दुबे के बयान में जो एक हिस्सा है उसको हटा दें? एक हिस्सा क्या है, उन्होंने कहा कि सीजीआई संजीव खन्ना गृह युद्ध या क्या उन्होंने कहा, गृह युद्ध, सिविल वॉर, गृह युद्ध करा रहे हैं। वो पूरी तरह से बकवास बयान है और निशिकांत दुबे को इस बयान से बचना चाहिए। लेकिन इससे इतर निशिकांत दुबे के बयान में कौन सी गड़बड़ है, जरा बताइए। एक भी लाइन गलत नहीं। अब नड्डा जी का संकट यह है कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं तो उनको हर एक पे बयान जारी कर देना होता है। उनके लिए क्या है कि अच्छा चलो बयान जारी कर दो, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब वो वाला समय नहीं है कि आप कहेंगे कि अध्यक्ष ने ये बोल दिया और ये बाकी लोग ये बोला, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पार्टी हम लोग रिलेट करते हैं। पार्टी को एक स्टैंड तो लेना ही था ना अपने सांसद के बयान के बाद। नहीं, और वो और क्या स्टैंड लेते? नहीं तो आप फिर किरण रिजिजू के बयान पे क्या स्टैंड लेंगे? किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे के बयान में जमीन आसमान। मैं कह तो रहा हूं उस हिस्से को वो हिस्सा गलत है, वो मैं फिर कह रहा हूं बकवास है। वो क्यों बकवास कह रहा हूं? क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी संस्था के जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस पर ये नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरी डिबेट है उससे डाइवर्ट भी हो गया मामला। अच्छा देखिए, आज मेरा सवाल ये नहीं है कि निशिकांत दुबे ने सही कहा या गलत कहा। मेरा सवाल यह, निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं क्या उसको पार्टी का समर्थन है एक स्तर पर? क्या ये बीजेपी कोई टैक्टिक प्ले कर रही है कि अच्छा तुम उनके जरिए नेताओं से कहलवाओ? ये मैं नहीं मानता हूं, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की वो वाली नहीं है। और इसको जरा यूं भी समझिए ना, जिनका नाम लेकर हेमंत विश्व शर्मा ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ प्रशांत भूषण, करात साहब, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, कौन जितने जज थे सब पर वो लोग जो अब नहीं है वो पहले टिप्पणी करते थे, बाद में करते थे। यही रंजन गोगोई के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा। वो 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोस्टर के चक्कर में, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों की लड़ाई का मसला था, किसके खिलाफ कौन सी बेंच जाएगी उसके अलॉटमेंट का मसला था, उसको सरकार के खिलाफ जो बात सरकार या पार्टी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कह सकती, अपने नेताओं से कहलवा रही है, फिर उनके बयानों से पल्ला भी झाड़ ये मैं कतई नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट को जो भी सरकार को कहना है, 2 तरीके हैं। एक वाया जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो उनके नियुक्त किए हुए होते हैं, उनके जरिए कहती है, और दूसरा सरकार स्टेटमेंट देती है। और सरकार के जो कानून मंत्री हैं वो लगातार स्टेटमेंट देते हैं। जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वक्फ पर किरेन रिजिजू के बयान को पढ़ा जाना चाहिए, वो सरकारी लाइन है। अच्छा, निशिकांत दुबे का बयान तो बाद में आया है ना, इनसे पहले तो 3-4 रोज लगातार उपराष्ट्रपति महोदय बोले हैं जगदीप धनखड़, और उन्होंने वही बात जो आपने कही कि उसको छोड़ दें, अगर लगभग बातें वो वही कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते हैं, कानून बनाना आप समीक्षा करने के लिए हैं, कानून बनाने के लिए संसद है। और उसके बाद निशिकांत दुबे का बयान आता है। इससे पहले किरण रिजिजू जो वक्फ का बिल लेकर के आए, उनका यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के काम में दखल ना दे, हम उनके काम में दखल ना देंगे। उस कड़ी में ये सब कुछ हो रहा है और कांग्रेस ये कह रही है कि इनके बयान से इनके बयान को इनका निजी बयान बताना ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रॉड है। मंशा वही थी जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, वही कहलवाना चाहती थी बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, कांग्रेस कह सकती होगी, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बात कह रहे हैं और अपने 4 बार के सांसद को खारिज करना, उसके बयान को खारिज करना, उनके बयान को खारिज करना गंभीर मसला है। आप इसको समझिए। बहुत सारे लोग बोले कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उनके इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है कि 4 बार के सांसद को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खारिज कर दे, ये बड़ी बात है। और यदि आपको निशिकांत जी पर ज़्यादा भरोसा है तो आप मान सकते हैं, यदि आप नड्डा जी को नहीं मानते तो नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पार्टी के, और वो आप समझिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका मतलब सरकार ने सीधे सीधे इसमें दखल नहीं दिया। नहीं तो लॉ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर भी बोल सकते थे कि भाई निशिकांत दुबे के बयान के साथ सरकार है कि नहीं है, लेकिन वो पार्टी का मसला था, पार्टी ने साफ किया। कांग्रेस कहती होगी और हो सकता है कि हो, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण वो है, और वो न केवल भारतीय जनता पार्टी की राय में मानता हूँ बल्कि सरकार की राय पर। एक नहीं है ना। कैलाश विजयवर्गीय का कहना कि सची बोल तो सची रहे, लेकिन नहीं कहना चाहिए, वो ऐसा हो सकता है। दिनेश शर्मा, उनके अलावा अभी मैंने आपको सुनाया मनन मिश्रा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन किसकी राय मानेंगे आप? मतलब किसकी बात को मानेंगे? वजन किसको आप देंगे? अब आप या तो ये कह रहे हैं कि भाई इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की, तो ये हो सकता है,
कि इस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि बीजेपी की, लेकिन बीजेपी की क्या राय है, मैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय को साथ जानना चाहता हूँ। ठीक है, वो ठीक है गलत है, उसमें क्या फ्रॉड हो रहा है वो अलग हो सकता है, लेकिन औपचारिक मैं सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूँ आपसे। आप मान लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट की जगह खड़े हैं जी, ये सारे बयान आए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिएक्शन तो आया नहीं इस पर, सुप्रीम कोर्ट को क्या और रिएक्शन आएगा देना भी, होता? और डायरेक्टली कोई आएगा भी नहीं। लेकिन मान लीजिए हम वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोच करके देखें ये बयान और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष का उसका खंडन कर देना, मैटर उनके लिए भी एंड हो गया, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, वहां पर तो इंडिविजुअल होता है ना मसला। एक तो सीजीआई का नाम लिया गया है। नहीं, तब भी सीजीआई कुछ नहीं करेंगे। यदि कोई एडवोकेट या कोई पिटिशनर वहां चला जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ ऐसा कहा गया है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और उसमें है ना, एक ये भी सुप्रीम नहीं, कोर्ट में पिटिशन लगी है और एक अटॉर्नी जनरल को आई है। हाँ, वो अटॉर्नी जनरल, तो वो उस मसले पर जाएगा और उसमें नड्डा साहब का बयान काम नहीं आएगा। मतलब जो भी फैसला करना होगा वो खिलाफ होगा, साथ होगा, मुझे नहीं पता कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा, लेकिन उसमें नड्डा साहब का बयान राजनीतिक तौर पे ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। ठीक है, और थोड़ा सा अब इस पर आगे चर्चा कर लें, ये तो पॉलिटिकल है। बहस क्या हो रही है? बहस हो रही है कि एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय कौन है, पता नहीं कहाँ से हम लोग इस पर डिबेट करते रहते हैं। नहीं, बहुत डिबेट हुई है और बहुत अच्छा। एक इंटरेस्टिंग बात जो इस पूरी डिबेट में आई कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी से, जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति है वो भी लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत लंबे समय रहे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रहे हैं, और लोग भी, मनन मिश्रा जी भी हैं, वो भी लीगल फ्रेटर्निटी। तो ये एक नई हैरानी है कि लीगल फ्रेटर्निटी के लोग सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, वो बिल्कुल ठीक है जो उनका जिक्र किया, लेकिन एक बयान उनको और लगा लेना चाहिए था, अरुण जेटली साहब का। उनको याद नहीं होगा क्योंकि वो उस समय कांग्रेस में थे ना, तो कांग्रेस के बयान उनके पास हैं। यह है 2012 का। हाँ। अरुण जेटली साहब लॉ मिनिस्टर भी रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, लीगल फ्रेटर्निटी से रहे। उन्होंने क्या कहा? अरुण जेटली he argued that the prospect of securing post-retirement jobs such as appointments to commissions or tribunals could affect judges' impartiality in their pre-retirement rulings. In 2012, while addressing a conference organized by the BJP legal cell, Jaitley stated, pre-retirement judgments are influenced by a desire for a post-retirement job. और इसके बाद 2020 में जो रंजन गोगोई साहब का जो फैसला हुआ, मतलब राज्यसभा में जाने का, नजीर साहब का हुआ, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। रंगनाथ मिश्रा जी को मैं जानता हूँ, वो हाईकोर्ट के सीजीआई थे, उसको कांग्रेस ने वो बनाया। लेकिन ये आपने जो बात बताई कि मैं तो ये बता रहा था कि केवल कांग्रेस के बयान, इसमें और इन बीजेपी के नेताओं के बयानों में क्या अंतर है? ये भी तो कह रहे हैं कि हमें पक्षपात दिखाई देता है। हाँ, तो मैं तो इसलिए मैं बोला कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कांग्रेस के नेताओं के बहुत सारे बयान दिए, तो मैं अरुण जेटली जी का भी वो बयान बता रहा हूँ। बहस क्या है? बहस है कि ये कहना ही गलत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उस पर डिबेट होनी चाहिए ना। उसी पर हो रही है सारी बहस कि भैया कि जो आप अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। आर्टिकल 142 क्या कहता है, आर्टिकल 368 क्या कहता है, आर्टिकल 120 क्या कहता है, आर्टिकल 200 क्या कहता है। यदि उसको आप ठीक तरीके से डिफाइन करेंगे, समझेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी। सर कौन समझाएगा ये? जहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, समझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि ये सही है और ये गलत है, और जहां नहीं मानना आता पार्लियामेंट को तो वो शाह बानो जैसा होता है, फैसला पलट देता है। ये तो दोनों के बीच अपनी अपनी ताकत दिखाने का मामला है। बिल्कुल। देखिए सौरभ, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के क्या अधिकार है, क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार है, पावर है, वो सब साफ तरह से लिखा गया है। अब कई मसलों में ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो समझ है या जो उनकी राय है वो एक ही होगी, और ये चलता है। आपने इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था। बिल्कुल, मुझे लगता है इस देश में सबको सुप्रीम कोर्ट क्या, मतलब हम तो पार्लियामेंट के कई सारे बिल्स हमें नहीं मंजूर है तो हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन मंजूर नहीं होंगे तो बात करेंगे, लेकिन बात करने का भी एक तरीका है। जो निशिकांत दुबे ने पहले दिन कहा वो ठीक है, आपकी राय हो सकती है, या आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ भाई पार्लियामेंट कानून बनाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है, ये पावर देता है कि वो कानून बनाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है?
तो ये सबको मालूम है कि वो अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट अधिकार को। है, क्यों नहीं अधिकार? कानून जुडिशियल बना- रिव्यू का अधिकार है। का- नहीं, हाँ, कानून कानून बनाने का। बनाना, कानून कानून बनाकर बनाना, आप ही अपने आप बनाना, करो कानून बनाना। कानून बनाना, वो निशिकांत दुबे की बात के लिए उन्होंने कहा था कानून बनाने का अधिकार कानून संसद बना है। नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट। कानून बनाना। सो इसलिए, लेकिन जो उन्होंने एक हद पार कर दी और कई सारे लोग वो हद पार कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में जिस तरह से गाली गलौच हो रहा है, जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, और अपनी ही कुर्सी का आप जब उल्लंघन करते हैं, आप सांसद हो, आप मिनिस्टर हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर आप अपनी पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको जो गरिमा दी है उसका उल्लंघन करते तो वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से, आपको लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट को के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मैसेजिंग है। और इस वक्त मुझे जो समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी भी पॉलिटिकल हो चुकी है, इतनी पॉलिटिकल हो चुकी है जो मैंने पहले दिन भी कहा कि उन्होंने बिना देखे समझे उन्होंने अपनी एक राय जाहिर कर दी वक्फ बिल पे, तो वो सही नहीं है। एक सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है सुप्रीमेसी की लड़ाई। समीर जी, देखिए, मुझे लग रहा है ये अगर प्रथम दृष्टि देखें तो ये सुप्रीमेसी की लड़ाई है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भारत को देखें संविधान की दृष्टि से, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। न सर्वोच्च न्यायालय संसद से बड़ा है, न संसद सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी है। इतिहास में कई ऐसे मामले हुए जब जो संसद ने कानून बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज किया, और कई बार ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, संसद ने उसे अपने ताकत से पलट दिया है। संसदीय बहुमत भी संविधान के दायरे के बाहर नहीं जा सकता। संसद को भी यह समझना होगा। संसद तो राजनीतिक दल के व्यक्ति बनते हैं ना, संसद में तो राजनीतिक दल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कोई राजनीतिक पार्टी की होती नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम उस नियम और उस कानून की व्याख्या करना जो संसद से पास आ करते हैं, क्या वो संविधान के दायरे के अंदर बने हैं, क्या वो किसी समाज और किसी नुकसान के लिए बने हुए। अगर उसके सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। सरकार अपना पक्ष अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रखती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मनन मिश्रा बोल रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे लीगल एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि आंखें बंद करके रहती है, सुप्रीम कोर्ट सो गया है, तो आप तो केस लड़ते हो सुप्रीम कोर्ट के। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप जो केस लड़ रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके फैसले दे रही है, और आप अपने मुवक्किल के साथ एक अन्याय कर रहे हो। आप उससे कहते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कीजिए, और आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट तो सोती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से खारिज कर रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना बात, अपनी व्याख्या कानून के दायरे संविधान के अंदर में करती है। आपने सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए ना। आप सवाल उठाइए, आप सरकार पे भी सवाल उठाइए, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाइए, लेकिन यह कह देना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर आग लगा रहे हैं, ये मुझे लगता है ये क्रिमिनल है। और इसमें निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी होना चाहिए। इस मामले के लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान है। सीधे सीधे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कर रहे हो कि देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है सबको इग्नोर करने वाला है यार? और सीजीआई की नियुक्ति कब से हुई है, लेगा नोटिस इसका? कब सीजीआई कब बने और कब रिटायर, उनका टेन्योर देख लीजिए। क्या उसके बीच में कोई देश के अंदर आर्थिक गृह युद्ध हुआ है? निशिकांत दुबे बताए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश के अंदर उत्पन्न हुआ है। देखिए, मैंने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बकवास बात निशिकांत दुबे ने कही है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं उसके अलावा जितनी बात निशिकांत दुबे ने कही है उस पर बात होगी। और सर्वोच्च न्यायालय जैसे वो जुडिशियल रिव्यू का उनका अधिकार है, वैसे ही पब्लिक रिव्यू के दायरे से सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं। हमारा संविधान, हमारे डेमोक्रेसी ये इजाजत देता है। मूल बात क्या है? आपने RN रवि जो गवर्नर हैं उनके हवाले से आप राष्ट्रपति तक पहुंच गए, किसने अधिकार दिया है? फिर उपराष्ट्रपति अपने दायरे का उल्लंघन करके, उनको भी वो नहीं कहना चाहिए, उनकी भी वो स्थिति नहीं है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर और वो बताने लगे कि राष्ट्रपति पर क्या टिप्पणी हो क्या नहीं होगी। उसके बाद क्या हो? उसके बाद ये सब चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं। मूल बात जो है, जिसको अभी आरती ने एक लाइन में कहा और जो हम लोग बार बार समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और उनके निर्णय वो अगर राजनीतिक तौर पर प्रभावित होने लगे, वक्त पर सुप्रीम कोर्ट को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आइए बात करते हैं बंगाल में हुई हिंसा की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दंगे किए गए, जो उत्पात मचाया गया, उसमें सीधे सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्मादी भीड़ ने न सिर्फ पुलिस के साथ टकराव किया, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। उनके निशानों पर हिंदू घर और हिंदू परिवार थे। उन्हीं में से एक परिवार के पिता पुत्र हरगोविंद दास और चंदन दास, जिनको उनके बाकी पूरे परिवार की आंखों के सामने घर के बाहर निकालकर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। उनके शरीर पर इतने घाव और ऐसा खून से सना हुआ उनका शरीर, वो वीडियो अब सामने आया है। ये पता नहीं लग रहा है कि
आखिर इनके साथ कैसी नृशंसता की गई। वो वीडियो पूरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो वीडियो आया इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में बहुत बुरी तरह घायल अवस्था में बेटे चंदन दास जमीन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। पूरा शरीर खून से नहाया हुआ है, न जाने कितने घाव उनके शरीर पर होंगे। और बगल में उनके पिता हरगोविंद दास की लाश पड़ी हुई है। उनके परिवार से हम इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने भी जाकर के बात की। उन्होंने बताया कि बस भीड़ आई, पत्थर चलाती हुई घर के अंदर दाखिल हुई, दोनों को खींच करके बाहर ले गए और चाकुओं से दोनों के ऊपर हमला शुरू कर दिया और थोड़ी देर में दोनों की मृत्यु हो गई। और ये सब तब हुआ जब चंदन दास जो बैठे हुए दिख रहे हैं इस वीडियो में, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी भाभी, सब लोग घर के अंदर, बच्चे, सब लोग घर के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद ये इन दोनों की जान लेने के बाद लूटपाट करके भीड़ वहां से चली गई। दूसरे और घरों में भले ही किसी की हत्या नहीं की गई, लेकिन लोगों के साथ ऐसी मारपीट, चोरी छुपे जो लोगों ने वीडियो बनाए हैं वो बताते हैं कि कैसे ये उन्मादी भीड़ सड़कों पर जा रही थी। लोगों के घरों में लाखों, जिसके घर में कुछ भी काम के लिए पैसा रखा हुआ था, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था, किसी ने इलाज के लिए रखा था, लाखों रुपया लूट करके चली गई। मवेशी तक नहीं छोड़े, मवेशी तक लूट करके चली गई। घरों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, कई घरों को आग लगा दी गई। और ये सब कुछ बंगाल के गवर्नर, उन्होंने वहां जाकर दौरा किया, सब लोगों से मुलाकात की, उन्होंने जाना। नेशनल वुमेन कमीशन ने, महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने वहां जाकर के ये सब देखा और उन्होंने कुछ और बड़े गंभीर बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि एक बात जो सामने नहीं आई है वो महिलाओं ने बताई कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, महिलाओं के साथ जो हरकतें की गई वो अभी तक रिकॉर्ड पर आना बाकी है। अब इस सब के बाद सवाल यह है कि लगातार जो पूछा जा रहा है कि इस हमले के बाद जवाबदेही कैसे तय होगी। ममता बनर्जी लगातार ये बात कह रही हैं और उन्होंने इस बात को दोहराया है एक बार फिर कि इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। कितना आसान है ये कह देना अपने राजनीतिक विरोधी के लिए कि उसने ये सब कुछ कराया। कैसे कराया? कोई साक्ष्य दीजिए ना, बताइए ना। आप सरकार हैं, आपके पास खुफिया विभाग है, आपके पास पुलिस है। अगर राज्य की मुखिया ये बात कह रही हैं कि ये बात एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कराई, तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा। नहीं तो आप हवा में ये बात कैसे कह सकते हैं? ये अन्याय इन लोगों के साथ है जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। क्या ये जवाब हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार, उनकी पत्नियों, बच्चों को आप उनके मुंह पर कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ जो किया वो बीजेपी के लोगों ने किया? इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो बयान आपको सुना रहा हूं शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार, उनका स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको दे दूं। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस का निधन वेटिकन सिटी में हुआ है। 88 वर्ष की उम्र में पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका और पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये खबर इस वक्त आ रही है। मतलब दुनिया भर के ईसाई समुदाय के को मानने वालों के जो सर्वोच्च, आप कह सकते हैं, धार्मिक नेता हैं, वो पोप हैं। और अब पोप का निधन हुआ है, ये जानकारी अभी आ रही है। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। वेटिकन ने इस के बारे में जो है अभी खबर दी है। ये दुखद खबर है, खास तौर पर दुनिया भर के ईसाई लोगों के लिए। पोप का जाना, पोप फ्रांसिस का हमारे बीच न रहना एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। तो अभी ये खबर आई है जो मैं आपको दे रहा हूं। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वेटिकन से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। 14 फरवरी से बताया जा रहा है, पिछले मतलब पूरे एक हफ्ते से वो अस्पताल में ही भर्ती थे और अब उनके निधन की जो है वो सूचना आ रही है। पोप फ्रांसिस ने बड़ी गंभीर हालत में, बड़ी बीमार अवस्था में भी अभी बयान दिया था जो काफ़ी चर्चा में रहा, जब उन्होंने इज़राइल के गाज़ा पर हो रहे हमलों को लेकर के कहा था कि ये जंग नहीं है, ये क्रूरता है। उनका बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि पोप फ्रांसिस लंबी बीमारी की वजह से अब हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो गया है और वेटिकन सिटी की तरफ से इसकी पुष्टि जो है वो कर दी गई है। बड़ा दुख का समाचार है ये, पोप फ्रांसिस का ना रहना। जी खबर बहुत बड़ी है और ईसाई खबर है और सभी भाई बहनों के लिए बड़ी दुख की बात है की। और अभी ईस्टर पर वो मुलाकात थी और जो आज हमारे यहाँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वंस यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने कल ही परसों 18 तारीख को ही पोप फ्रांसिस से वहाँ पे कुछ देर के लिए मुलाकात की थी। इससे पहले भी पोप फ्रांसिस काफ़ी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। उनको सांस की भी कुछ बीमारी थी, तो काफ़ी लंबे समय रहे और शायद 10 दिन हुए होंगे कि उन्हें वापस अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद
भेजा गया था। ईस्टर पर उन्होंने संबोधन भी किया था। संबोधन मतलब एक जो वेव करने का होता है, और जेडी वैंस अभी कुछ मिनट, 10 मिनट 5 मिनट उनके साथ वो तस्वीर इसका आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ, ये है, स्क्रीन पर है। 2013 में पोप बने थे वेटिकन में, उनको ये जिम्मेदारी मिली थी जब बेनेडिक्ट ने रिजाइन किया था, उस समय के जो पोप थे। और ईसाई समाज में, क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा वो माना जाता है पद, और बड़ी खबर मानी जाती है क्योंकि उन्हें दुनिया भर के जो राजनेता भी हैं और धर्म के लोग हैं उनके साथ एक भरोसा रखते हैं, उन पर सम्मान के नज़रिया से देखते हैं। तो वो बड़ी खबर है। अभी उनके जो उत्तराधिकारी है उनकी चर्चा भी पिछले दिनों कर। एक जानकारी वैसे मैं आपको दे दूं इस बीच में, दुनिया भर के तमाम अब जो पूरी आबादी है उसमें सबसे ज्यादा आबादी ईसाई समुदाय की है, बड़ी आबादी है, सबसे 33% ऐसे कुछ है। और ज्यादातर देश एक तिहाई दुनिया ईसाई है, और उनके सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे। धार्मिक गुरु हैं। तो बड़ा संकट भी हो गया सर इनके निधन के साथ, क्योंकि उन्होंने अभी कोई अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं किया। उत्तराधिकारी की चर्चा चल रही थी, उसके अंदर लेके तमाम 3-4 लोगों के बीच रस्साकशी दावेदारी चल रही, तो एक बड़ा नया संकट हुआ। पोप ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, करते हैं वैसे। हाँ, वो खुद ही करते हैं। चर्चा चल रही थी अभी पिछले दिनों, और 3-4 लोगों के बीच में जिस तरीके से रस्साकशी चल रही थी उसको लेके पोप नाराज भी हुए थे कि भाई अभी इसको लेके सार्वजनिक रूप से जिस तरह से बयान आ रहे थे, जिस तरीके से वेटिकन सिटी के अंदर खींचतान चल रही थी कि कौन बनेगा उत्तराधिकारी, तो इनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद से लगातार चर्चाएं तेज हो गई थी, और 2-3 लोगों ने दावा भी कर दिया था कि उनकी बनने की पूरी संभावना है। तो एक बड़ा संकट होगा कि अब पोप चले गए तो अब उनके उत्तराधिकारी नियुक्ति कैसे होती है, क्या वो कोई राजनीतिक उसमें दबाव होता है, दखलंदाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। ये एक बड़ा चुनौती होगी इनके सामने कि बिना किसी उसके वो एक नए पोप की नियुक्ति करें। उनकी जो धार्मिक जिम्मेदारियां हैं या जिन वजहों से तौर पे भी देखा जाए, या जिन वजहों से दुनिया भर के ईसाई लोग उनकी ओर देखते हैं, उनके लिए सर्वोच्च नेता के तौर पर एक ऐसी पदवी है उनकी। उसके अलावा दुनिया के किसी भी मसले पर पोप का अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो उसको बड़ी प्रमुखता दी जाती है दुनिया भर में। अगर वो कहीं जैसे नस्ल भेद चल रहा था उस वक्त, तब के पोप की जो बात आई थी, या होमोसेक्सुअलिटी को लेकर इजराइल गाजा वॉर पे भी उन्होंने बोला, अभी इजराइल और गाजा के युद्ध पर उन्होंने जो बात कही थी। बिल्कुल, प्रवासियों को लेकर अभी जेडी वेंस साहब नाराज ही हो गए थे पोप से, क्योंकि वो हैं, वो कहते हैं कि भाई सबके लिए दरवाजे खुले, जैसे ईसाई धर्म में कहा जाता है, पोप कह रहे थे, जबकि वेंस की और इमिग्रेशन को लेकर तो उसको लेकर नाराजगी थी। अमेरिकी प्रशासन उनके बयान को लेकर भी नाराज था, और जो कल बात हुई है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जेडी वेंस ने, और इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई कि वेंस जो है उपराष्ट्रपति, उन्होंने पिछले जब से वो उपराष्ट्रपति बने 5 देशों की यात्रा की, और 5 देशों में बड़े बड़े विवाद उनकी यात्रा के बाद हुए हैं। तो आज जब वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं तो भी बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं देश को। वो फ्रांसिस 12 वर्ष इस पद पर 2013 में वो आए थे, बेनेडिक्ट के रिजाइन होने के बाद जो पोप थे। बिल्कुल, देखिए पोप फ्रांसिस इनफैक्ट बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव व्यूज़ के पोप माने जाते हैं, और एक संकट भी रहा है पूरे चर्च का पिछले कई सालों से, जिसकी बात यूरोप में खासकर होती है कि चर्च उतना जो उनका इन्फ्लुएंस था, बेशक आपने सही कहा कि ईसाई सबसे बड़ा समुदाय है पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वेटिकन को, पोप को, या जिस तरह से क्रिश्चियनिटी यूरोप में है उससे भाग रही है, उससे दूर हो रही है। और ये भी एक बहुत संकट रहा पोप फ्रांसिस की लीडरशिप के अंडर कि कैसे जो ईसाई यूरोप में है या बाकी दुनिया में है जो दूर जा रहे हैं अपने ही धर्म से, उनको वापस कैसे, एक मॉरल अथॉरिटी थे, बिल्कुल मॉरल अथॉरिटी थे। और इसीलिए अगर आप देखें पोप फ्रांसिस जो है वो समय के साथ जो चर्च का, वेटिकन का जो नजरिया उनसे मिले थे उस वक्त की तस्वीर भी है। बिल्कुल, जी बोलिए, आप कंटिन्यू। इसीलिए पोप फ्रांसिस ने कोशिश की कि जैसे यूरोप बदल रहा है, पूरा वेस्ट बदल रहा है, उन्होंने भी वेटिकन की जो सोच है उसको उस दिशा में लेके गए। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा संख्या में जो जवान लोग हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, यूरोप में खासकर और अमेरिका में खासकर, वो धर्म को छोड़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा। ये खास तौर पर अमेरिका और जो यूरोप है वहां पर ये बड़ा संकट है कि कागज पर तो आपको जिन लोगों का जन्म ईसाई धर्म में हुआ वो कागज पर तो ईसाई हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछिए कि क्या वो धार्मिक है तो वो कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते। ऐसे बहुत बड़ी आबादी बनती जा रही है जो कागज पर ईसाई हैं लेकिन वैसे वो क्रिश्चियन वैल्यूज को नहीं मानते हैं।
तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही सबसे बड़ी चुनौती थी पोप के किसी भी धार्मिक नेता के सामने। यही ये चुनौती दो होती है। कंट्राडिक्शन है सौरभ साहब कि एक तरफ ईसाई धर्म मानने वाले लोग जो अपने आप को नहीं मान रहे, जो पैदा ईसाई हुए और नास्तिक हो रहे हैं, एक्चुअली वो नास्तिक अपने आप को लिखते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान जैसे देश में ईसाई धर्म को लेकर, कन्वर्जन को लेकर एक बड़ा विवाद भी चलता रहा है कि क्रिश्चियन जो यहाँ पर लोग हैं उन पर ये लगातार आरोप लगता रहा, खासतौर से हमारे जो आदिवासी इलाके हैं, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, तो उन सब में भी उसको लेकर हो रहा। और यदि आपको याद हो कि 1968 में उड़ीसा में सबसे पहले, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आए थे। तब से लगातार ये दोनों तरह की धाराएं जो है वहां पर बात ठीक है आपकी कि कन्वर्जन को लेकर के हमारे यहाँ पर एक धारणा रही है, और इस पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, केवल बीजेपी आरएसएस नहीं, कांग्रेस की सरकारों में भी इस बात को लेकर के सरकार ने सबसे पहले बनाया। लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखें तो भारत में ईसाई समुदाय क्योंकि एक वाकई रियल माइनॉरिटी है, लेकिन वो बड़ी शांति से और आजादी के साथ भारत में रहता है। त्रिपाठी नहीं, अब आप वैसे तो वो फ्रांसिस नहीं रहे, तो ये शोक का, दुख का वक्त है, लेकिन आपने जहां छोड़ा तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। पंजाब पूरा ईसाई बनता चला जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं आजादी के साथ रह रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिश्चियन कन्वर्जन वो कोशिश है, दोनों अलग अलग है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जो लोग ईसाइयत में जन्मे, जो उससे मोह भंग हो रहा है, पश्चिम संभाल नहीं पा रहा है, उनका कोई कल्चर रह नहीं गया है, और यहाँ तक कि जिस सेम सेक्स यूनियन की, LGBTQ के हितों की, जिस कैपिटलिज्म के विरोध की, जिसकी बात पोप फ्रांसिस का जो पूरा उनका जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है, वो एक तरह से कहें कि आज की जो अमेरिका की सरकार है वो उससे एकदम उलट है। JD वैंस भले गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जो लगातार उनका विरोध होता रहा, उनका झगड़ा होता रहा। अब सवाल ये भी है कि क्या उनका जो उत्तराधिकारी आएगा वो आज के अमेरिका के लिहाज से चलेगा, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, भले वेटिकन अलग है, लेकिन जो चलता है वो कहां से चलता है? वो चलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है, वहां की शासन सत्ता क्या कर रही है। और जिसको हम कई बार कहते हैं, हालांकि वो सीधे तौर पर उसके तार नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जिस डीप स्टेट की बात करते हैं वो उसी सुप्रीमेसी की बात करता है, उसी के साथ चलने की बात करता है। और कहा यह भी जाता है कि चूंकि पोप फ्रांसिस के समय में वो जो अथॉरिटी थी, वो जो क्रिश्चियन टॉप लीडर की जो अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी धीरे धीरे खत्म हुई, उसका इरोजन हुआ है। ये भी एक बड़ी वजह रही है। वरना पहले क्या होता था कि आप कहीं अगर पोप आकर निगोशिएट कर रहे हैं या उन्होंने बीच में आकर कुछ कह दिया तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता था। इनके समय में वो सत्ता कमजोर हुई, इनको उदार विचारों का माना जाता रहा, बहुत विषयों पर परेशानी होती है ना, ये लिबरल लोगों के साथ ये परेशानी होती है। नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब वो लिबरल मतलब किन सेंस में लिबरल थे और कौन लिबरल था, ये तो दूसरे तरह की डिबेट है। और मेरा एक सर प्रीजुडिस है, इसको मान लीजिए कि जो लिबरल होते हैं उनसे कट्टर कोई होता नहीं है। वो ये कहते हैं कि मैं लिबरल हूं, लेकिन वो अपने उन लिबरल सो कॉल्ड लिबरलिज्म को लेकर बहुत कट्टर होते हैं। मतलब ये डिबेट है। गांधी ने कहा कि मैं कट्टर हिंदू हूं, और कट्टर का मतलब सबसे ज्यादा लिबरल होना होता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि लिबरल कट्टर होते हैं, कट्टर लिबरल होते हैं। खैर, लेकिन ये सचमुच दुनिया के लिए, और ये भी देखना होगा जिस तरह से दुनिया बदल रही है, दुनिया भर में अपने रिलीजन के साथ क्या कल्चरल जो जिसको हम कहते हैं कि वो अवेकनिंग बढ़ेगी क्या, क्योंकि रिलीजन में जब हम बहुत ज्यादा जाते हैं, जब हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक तरह की कट्टरता, एक तरह की मुश्किल आती है। और अगर हम उसको अवेकनिंग की तरफ ले जाते हैं, तो क्या पोप फ्रांसिस का जो उत्तराधिकारी आएगा वो उस तरफ ले जा पाएगा? क्या अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ उसके वो रिश्ते रहेंगे? और जो सबसे बड़ी बात, क्या इतने बड़े रिलीजियस लीडर की कोई भूमिका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में होगी? अगर नहीं होगी तो फिर मतलब तब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि व्यावहारिक तौर पर नहीं ही देखी है हमने। हाँ, लेकिन होनी चाहिए ना। उस तरह की भूमिका में नहीं रहते ना, वो अपनी एक राय जो होती है वो रख देते हैं, बाकी उस तरह कोशिश तो कई किया उन्होंने, अमेरिका क्यूबा के साथ किया, चाइना के साथ किया, अभी जो इजराइल वाला मसला है उसमें बोलने की कोशिश की, लेकिन राय अपनी रखना, अपनी राय रखना। नहीं, सिर्फ क्यों राय सीधी सी बात है कि वो जो बात कहेंगे वो मानवता की बात कहेंगे, मानवता की बात है। और मानवता की बात दुनिया की इस मतलब सरकारें कहां, सरकारों की और रियल पॉलिटिक्स दुनिया में कहां चलती है? अब आप इजराइल और गाजा को हमास को समझाने जाइए मानवता। नहीं, ये सिर्फ बिल्कुल राय रखते हैं, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है सोच पे, विचारधारा पे, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो मानती थी पोप फ्रांसिस को या वेटिकन को जो मानती है, उन पे एक जो असर होता है, उसका असर हमने इनफैक्ट देखा, अमेरिका में भी देखा। बहुत सारे लोग जो है, अगर आप देखें यूरोप में बहुत सारे लोग, यूके में बहुत सारे लोग इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए निकले,
तो मुझे नहीं लगता इसको हमको खारिज करना चाहिए कि उनकी उतनी वो नहीं है पहुंच नहीं, या उनको नहीं माना जाता है। बेशक जैसा मैंने कहा कि वो नास्तिक बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है, अभी भी उसका इन्फ्लुएंस है, और उसकी वजह से कई सारे लोग जो है उसको सीरियसली लेते अब हैं। ये आप लोग और बता दीजिए कि अगले पोप का चयन कैसे होगा, मतलब इसके लिए कोई प्रक्रिया होगी? वहाँ तो पूरा गठन होगा, मैं उसमें ज्यादा नहीं जानता। कार्डिनल्स होते हैं शायद इनके बाद। कार्डिनल्स होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे वो अपना नाम उत्तराधिकारी देकर जाते हैं। जो प्रमुख होते हैं वो पूरी दुनिया भर के लोग उसमें बैठेंगे, बैठक होगी उसमें। फिर वो सब अपने भारत में भी होंगे ऐसे? भारत में बहुत सारे, भारत में उनको सबको बुलाया जाएगा, क्योंकि अब पोप किसी को नॉमिनेट करके तो गए नहीं है, किसी को उत्तराधिकारी देके नहीं गए, तो ये सब अपनी राय देंगे। इसमें जो सीनियर ये भी हो सकता है कि कोशिश ये रहती है कि यूरोपियन कोई हो, जबकि ये जो पोप थे ये पहले पोप थे जो यूरोप से नहीं आते थे, मतलब 1000 साल के इतिहास से पहले तो जो यूरोप से नहीं आए थे, लेकिन कोशिश होती है कि जो यूरोपियन नहीं थे, ये यूरोपियन नहीं था, अकेले पोप थे जो अभी तक के इतिहास में जो यूरोपियन नहीं थे। अब इनकी कोशिश होगी कि किसी यूरोप के इसको बनाया जाए। हालांकि अभी तो कई दिनों तक देखिए शोक चलेगा और उसके बाद फिर वो एक प्रक्रिया होगी। हम लोग देखते आए तो पोप जो वेटिकन की जो मेन इमारत है जहां पोप रहते हैं, वहां एक चिमनी है, और वो उस चिमनी से सफेद धुआं जब आ जाता है तो वो दुनिया को पता चलता है कि नए पोप का चयन हो गया है। लेकिन वो बात अभी दूर है। पिछली बार भी जब पोप बेनेडिक्ट के बाद ये उत्तराधिकारी बने थे, तो जो एलिजिबल कार्डिनल इलेक्टर्स हैं 117 की संख्या थी, उसमें से सिर्फ 2 ने अटेंड किया था उसे। अच्छा, वो भी 2013 में हुआ था, 28 फरवरी 2013 को। और उसका मतलब पहले से तय था, ये तय था या उन लोगों ने सहमति बनाई होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 117 की संख्या है, हो सकता है वो और बढ़ गई हो, ये सारे लोग मिलकर बैठते हो। बड़ी दुख की खबर है ये। बेनेडिक्ट के जिस तरह से आउट हुए थे ना, वो अपने आप में अलग चर्चा का विषय रहा था। राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अमेरिका में गए, उनके वहां भाषण वगैरह भी हो रहे हैं, और वहां उन्होंने अपनी पहली पब्लिक एंगेजमेंट में सीधे बगैर दाएं बाएं कोई बात की, सीधा इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर के कहा कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन जो हमें जिस तरीके से इलेक्शन चुनाव करवा रहा है देश में, बहुत गड़बड़ हो चुका है हमारा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी। फिर उन्होंने उसमें महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इतने लाख वोटर 2-2.5 घंटे के अंदर बढ़ गए जो इनकी वोटिंग हुई थी, और ये नामुमकिन है ऐसा होना, और उसका कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ये बात तो यहाँ देश में भी रह करके कई बार इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन उन पर आरोप हमेशा यही लगता है कि जब भी विदेश जाते हैं, भारत के एजेंसियों को, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को उनका मान मर्दन करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, साख गिराते हैं। तो अब यह आरोप उन पर एक बार फिर लग रहा है। अच्छा, इस बार जो बातें हुई हैं उसमें एक और पहलू मैं और जोड़ देता हूं। एसवाई कुरैशी जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने वक्फ बिल पर अपनी बात कही थी कि वक्फ बिल जो है ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार मुसलमानों की ज़मीनें हड़पने के लिए लेकर आई है। निशिकांत दुबे जो अभी आजकल इतनी चर्चा में, उन्होंने इन पर भी बोला था, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों से जुड़ी हुई दोनों बातें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। निशिकांत दुबे ने अब डॉक्टर एसवाई कुरैशी पर ये कहा था कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, आप मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबसे ज्यादा वोटर आपने अपने कार्यकाल के अंदर बनाया था, तो वो अपने लिहाज से पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी आज की व्यवस्था में सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भूमिका पर संदेह प्रकट कर रहे हैं। तो इस पर बयान आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से जाहिर है समर्थन ही किया जाएगा, प्रमोद तिवारी जी ने समर्थन किया है, और बीजेपी ने संबित पात्रा जी को उतारा, वो भी सांसद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी याद रखें कि वो बेल पर हैं, चोरी की है, डकैती की है, चुनाव अगर लड़ना है और भारत में पसंद नहीं आता तो किसी दूसरे देश में जाकर लड़ लें। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night, voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, Rafi, if we ask.
they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं? सब जानते हैं। वहाँ के सारे चैनल्स, वहाँ के सारे जो इस तरह यहाँ जैसा प्रतिबंध तो है नहीं, वो पहले भी उठ चुका है मामला। तो कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सब के सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपने सुना, बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को गद्दार कहा है और कहा है भाई यहां नहीं आपको चुनाव लड़ना तो अब बाहर जाकर के चुनाव लड़िए। कांग्रेस पार्टी कह रही है, सवाल जो उठाया है राहुल गांधी ने उस पर क्यों नहीं काम करती है देश की सरकार? सुनिए जी। देखिए, संबित पात्रा ने जो कहा उसमें से कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ बात से मेरी असहमति है। जिन बात से मैं सहमत हूं उसमें यह है कि राहुल गांधी को विदेश में जाकर देश के संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार उन्होंने विदेश में जाकर कहा हो, पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे। और जब चुनाव आयोग से ये कहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जब कांग्रेस ने पूछा था महाराष्ट्र के अंदर कि भाई शिरडी में किस तरीके से वोटर्स बढ़ गए, महाराष्ट्र में कैसे वोटिंग पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, तो चुनाव आयोग ने इसका विस्तृत जवाब दिया था। हालांकि डीएम ने भी इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया था शिरडी के कि वोटर जो बढ़े हैं वो किस तरीके से बढ़े, उसकी उन्होंने पूरी जानकारी दी थी कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को उस समय। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप यहां लगा रहे थे उसका जवाब चुनाव आयोग तमाम मौकों पर दे चुका है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो, यह अलग मुद्दा है कि आप उससे सहमत नहीं होना चाहते, लेकिन विदेश जाकर आप यह कह देना कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम में गड़बड़ी होती है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाँ फिक्स है पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में इतने बेहतर जब चुनाव होते हैं तो उनको इस बात की बधाई राहुल गांधी को देना चाहिए। ये तो वो यहाँ भी कहते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं। अब ये गलत है। विदेश में जाके बोलते हैं तो हमारे यहाँ हंगामा होता है, तब इसीलिए इनको गद्दार इसीलिए कहा कि तुम विदेश में बोल रहे हो जाकर के। सब इस पर छवि पे असर पड़ता है ना। विदेश जाकर कहोगे, विपक्ष का नेता अगर विदेश जाकर कह रहा है, गांधी परिवार का एक नेता विदेश में जाकर कह रहा है, कांग्रेस का एक सांसद विदेश में जाकर ये बोल रहा है, तो जनता को लगता होगा ना कि भाई कि क्या हो रहा है देश के अंदर, राहुल गांधी आकर बता रहे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को देश की छवि खराब करने से, चुनाव आयोग की छवि खराब करने से, देश में जो निष्पक्ष चुनाव होते हैं उसका वहां पर जाकर एक उसके खिलाफ बोलने का, और कांग्रेस तो इसी चुनाव आयोग से चुनाव जीतती है ना, इसी ईवीएम से चुनाव जीतती है कांग्रेस।
कांग्रेस को 99 सीटें, तब कांग्रेस को नहीं लगा कि आज उनको अगर 99 सीटें मिल जाती है, वायनाड से अगर वो जीत जाते हैं, अमेठी से वो चुनाव जीत जाते हैं, कई राज्यों में वो सरकार बना लेते, तब ईवीएम ठीक है, तब चुनाव निष्पक्ष काम करता है, प्रधानमंत्री मोदी की लीड 1.5 लाख पर आ जाती है, तब चुनाव ठीक से काम करता है। लेकिन अगर वोटर्स की बात आती है तो पूरे चुनाव को खड़ा, और वो पुराना विवाद एक बार फिर नया। मैं उनको सुन रहा था, इसमें कोई नई बात उन्होंने अभी नहीं कही है। महाराष्ट्र के चुनाव हुए तब भी इस पर चर्चा की, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी इस बात को चर्चा की है। और अब जिस तरह का इंटरनेशनल मीडिया सिस्टम हमारा हो गया, उसमें कहाँ बोलते हैं, देश में बोले बाहर बोले, कोई ऐसा नहीं है, मुझे कोई बड़ा फर्क नहीं लगता। और वहाँ भी वो इंडियंस के बीच में ही बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका के लोगों के साथ कर रहे हैं, जेडी वेंस के साथ बैठकर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और मुझे ये पहली बार पता चला कि सवाल खड़े करना देशद्रोह होता है। तो अब देशद्रोही हैं अगर, तो देशद्रोही हैं, संबित पात्रा जी समझते हैं। और जिन चीज़ों के लिए गुनहगार बता रहे हैं, तो संबित पात्रा जी तो खुद ताकतवर एमपी, उनको जेल भेज देते हैं। जेल भेजने से किसी मना नहीं। बेल पर हैं, गुनहगार हैं, लूटा है। तो बेल पर जो लोग हैं, अभी तो उन पर कोई आरोप तय नहीं हुए ना, और अगर आरोप तय हो गए हैं तो जेल भेज दे। सरकार के पास ये काम है, सरकार के पास मौका है। विजय जी, एक गलत बात आपने कही कि वो भारतीयों के को संबोधन कर रहे हैं। वो भारतीय हो सकते हैं एथनिसिटी से, लेकिन वो है अमेरिकन सिटीजन्स, तो वो अमेरिकन सिटीजन्स को ही एड्रेस कर रहे हैं और अमेरिकन सिटीजन्स को ही कह रहे हैं। बेशक उनकी इंडियन डिसेंट हो, लेकिन और वो अमेरिकन सिटीजन्स को बोल रहे हैं। ऑपोजिशन के आरोप भारत में लगाना और विदेश जाकर लगाना, इसमें कोई अंतर है क्या? कोई फर्क है? नहीं, इसमें एक अंतर है कि आप जब एड्रेस कर रहे हैं, अमेरिकन सिटीजन्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है? आपने अगर आप छोड़िए, राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए, अगर कोई भी बीजेपी की सरकार से जाके इस तरह का एड्रेस दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? मुझे नहीं लगता। एज इंडियन सिटीजन्स हमें अच्छा लगेगा। इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं। दूसरी बात इसमें, लेकिन संबित पात्रा की जो भाषा है, जो उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल गलत है। वो देशद्रोह इसको नहीं कहते। देशद्रोह, अगर देशद्रोह की बात आए तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो कटघरे में खड़े होंगे। वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं। आपको 2017 से इनके बयान बता देता हूं, विदेश में जो इन्होंने दिए हैं। 2017 में बर्कली यूनिवर्सिटी में गए थे, वहां इन्होंने कहा था भारत में नफरत और हिंसा की राजनीति होती है, कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। उस वक्त कश्मीर में 370 धारा लागू थी। 2 अगस्त 18 में जर्मनी गए, वहां इन्होंने कहा कि दलित और अल्पसंख्यकों का पैसा 4 कॉर्पोरेट परिवारों को भारत में दे दिया जाता है। 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर इन्होंने अपना सबसे विवादित भाषण दिया था, जिसमें कहा था भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। मई 2023 में कैलिफोर्निया में इन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं पर, सभी साधनों पर नियंत्रण कर लिया है। मई 2023 में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने कहा था कि भारत में गरीब और अल्पसंख्यक असहाय महसूस करते हैं। और मार्च 2024 में लंदन में उन्होंने कहा था कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बची है। एक लाइन बोल दूं सर, एक लाइन में बोल दूं, भूल गए कि वो एक वाला है कि वो सर एक लाइन जोड़ देना, क्या कर रही है दुनिया की डेमोक्रेटिक ताकतें। इसके अलावा एक वो भी सर घटना याद दिला दीजिए कि जब वो एक सरदार को राहुल गांधी ने उठा के कहा था कि आप कड़ा और यहाँ पर मतलब आप धार्मिक नहीं कर सकते, कड़ा, और उसके जिक्र किया था एक सरदार के बारे में। वो बोला था कि आप बाद में नहीं जा सकते। उसी सिख ने खड़े होकर कहा कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सब छोड़िए ना, वो सब कहेंगे तो समझ में आएगा कि पुरानी बातें चल रही हैं। राहुल गांधी जीत जाते क्या? एक सवाल सिर्फ करिए, जो लोग भी देख रहे हैं इस वक्त कहानी कुर्सी की, एक सवाल करिए, राहुल गांधी जीतते क्या? जिसके लिए कहा गया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता के लिए कोर्ट में चले गए, वो जो सारे मोदी को चोर बताने वाला बयान दे दिया था, तो क्या मामला चला गया था? क्या राहुल गांधी जीत पाते क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में जाती जहां ये कह रहे हैं कि 2 बैसाखी की जरूरत होती? इंटेंशन का अंतर है। जब आप यहां कह रहे हैं तो आप अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी जब आप बार बार कहते हैं तो आप अफवाह फैला रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बाहर जाते हैं तो क्या है? इंटेंशन है देश की छवि खराब करना। यहां आप सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। भारत में बोलने और विदेश में बोलने का ये बहुत बड़ा फर्क है। राहुल गांधी लगातार देश को, देश की संस्थाओं को
भारत की सोवरेन सरकार को, सोवरेन गवर्नमेंट को, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की नजर में हमारी जो संस्थाएं जिनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है उसको कमजोर करने की बीजेपी ने गद्दार क्लेम कर दिया तो फिर कोई राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे अगर वो सच में देशद्रोह कर रहे हैं तो? ये तो फिर मैं कह रहा हूं ना कि गद्दार, देशद्रोह, ये सब ऐसे शब्द हैं कि ये कब बोले जाएं, कहां बोले जाएं, इसको थोड़ा सोचना चाहिए। ये मतलब ये बचा के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। आप बार बार बोल देते हो तो खत्म भी हो जाता है, उसका कोई मतलब तो निकलता नहीं। लेकिन हाँ, अगर यही देशद्रोह की जगह, गद्दार की जगह एक शब्द बोला जाए कि देश को कमजोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूं, वही काम कर रहे हैं। शब्द को छोड़ दे, मैं कह रहा हूं कि अगर ये विवाद हमारे यहां इतने बरसों से चल रहा है और राहुल गांधी इस बात को उठाने वाले हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते या देश में जो है अब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये विवाद कभी खत्म होना चाहिए ना। इसका लॉजिकल एंड तो हो, या तो इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के ऊपर कुछ कहे, देखिए डेमोक्रेसी में इसमें सुप्रीम कोर्ट आए, इसमें सरकार आए, कोई भी आए, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में बड़े बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 370 पर बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पर बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर भी इलेक्शन कमीशन पर बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नियम बता दिए, कहा भैया अगर 3 में से कोई है जाके वो कह दे, और अगर गड़बड़ पाई गई तो हमारे माथे यानी इलेक्शन कमीशन के, और नहीं तो प्रत्याशी के ऊपर खर्चा क्यों नहीं जाता कोई की गड़बड़ हो रही है, बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मशीन है, मशीन का ये वाला नंबर संभाल के रखो, इसको छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। सब कुछ लॉजिकल एंड पर चला गया है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर लॉजिक के परे हो, कुतर्क के पहाड़ पर बैठ गया हो, तो राहुल गांधी उसको आप कहां उतार पाएंगे? तो उस पर कार्रवाई करें। डेमोक्रेसी में कार्रवाई नहीं हो पाती है ना। आप कार्रवाई करेंगे तो कल को खड़ा हो जाए कि ये तो पॉलिटिकल आप किसी एक आदमी पर कोई आरोप लगा देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है कि इन्होंने मेरा चरित्र हनन किया, कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन तो इतनी बड़ी संस्था है। अच्छा ये बताइए, वो नहीं कर सकती? जब मोदी के नाम को लेकर सबको कह दिया, जब गांधी का हत्यारा कह के संघ को कह दिया, आज भी अदालतों में भाग रहे हैं ना। कहां सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि नहीं ये आदमी ऐसे नहीं। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं चलता है ना। डेमोक्रेसी में पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश होती है। राहुल गांधी फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। राफेल पर भी तो माफी मांगी थी ना, लॉजिकल एंड पे तो थे। महाराष्ट्र के इलेक्शन का मुद्दा उन्होंने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, सबने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस अधिकारी का वीडियो डाला सोशल मीडिया पर। वो आदमी कह रहा है कि मेरे खाते में 10 लाख रुपए डाले बीजेपी वालों ने कि ईवीएम मैनेज कर लो। उसने ये आरोप लगाया। अब उस पर भी इलेक्शन कमीशन सफाई देता फिर रहा है कि ये तो सस्पेंडेड आदमी है, ये सेवा में ही नहीं है और ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब वो उसको डिस्क्रेडिट करने की बात हो रही है। विवाद तो खत्म नहीं होता। दो बातें समझनी चाहिए। एक तो है ना, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वहाँ पर गड़बड़ हो रही है और हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों जीतते हैं और प्रधानमंत्री की लीड कम क्यों हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा चुनाव गड़बड़ है। कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कहीं सब ठीक होता है। ऐसा भी है ना कि सब जगह ठीक भी हो रहा है, सब कुछ जगह पे गड़बड़ भी हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एब्सोल्यूट होगा कि अब ये सारा सिस्टम ठीक हो गया है, फिर तो कोई चुनाव पिटीशन ही नहीं होनी चाहिए। कितनी पिटीशंस रहती हैं आपको पता है इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शंस को लेकर तमाम तरीके के, और पार्लियामेंट के नहीं, विधानसभा के, और वो तो चंडीगढ़ के मेयर तक के चुनाव में गड़बड़ हो रही है। आप इसलिए उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। पिटीशन का मतलब या कहने का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अभी उदाहरण दे रहे हैं। अभी तो आप कहते हैं वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है। अभी राम मंदिर का फैसला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ठीक था, 370 पर उसने कहा तो ठीक है। तो वो एब्सोल्युटली नहीं होता ना। हर विषय पर अलग अलग बात होती है, हर विषय पर अलग अलग रिएक्शन होता है। दूसरी बात, देश के बाहर बोलने के 200 उदाहरण मैं बता सकता हूं कि जो आपने देश की किस तरह से बेइज्जती की है या किस तरह से देश पर चर्चा की है और क्या उसका क्या मसला रहा। समझे, ये ऐसा कोई बात नहीं है जिससे कोई मसला हो रहा। और मैं तो कह रहा हूं उनको आपने 10 उदाहरण बता दिए, 5 साल के, 10 साल के। सरकार को करना चाहिए कि उनको देशद्रोह, अभी आएंगे देशद्रोह के मामले में उनको जेल में डालना चाहिए। नहीं, और ऐसे नेता हैं क्या नहीं है जो देश के बाहर बोलते हैं देश के खिलाफ बोल रहे हैं। उसका मतलब ये भी है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन वाकई अगर कॉम्प्रोमाइज है तो बीजेपी भी आरोप लगा सकती है कि भाई वो 240 सीटों तक सीमित रहे इस बार इलेक्शन में, तो कई जगह शायद कॉम्प्रोमाइज रहा होगा। हाँ, तो ये दोनों तरफा ये सही नहीं है। विदाउट एविडेंस ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर
सिर्फ एक लाइन, जो मैंने अभी बात कही ना, वही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हार्डली एनी फर्स्ट और सेकंड अपील्स वर मेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मतलब कोई नहीं गया चुनाव में गड़बड़ है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, देश में जाकर पॉलिटिकली अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करना वो सब अलग बात है, लेकिन किसी ने देश की संस्थाओं को ऐसे डिमीन करने की कोशिश की, इसका एक उदाहरण। चलें, आइए अब कुछ खबरें यूपी और बिहार की आपको बताता हूं। बिहार में तो चुनाव भी होने वाला है और वक्फ बिल पर नीतीश कुमार नहीं झुके, इसके बाद अब किस किस्म की बातें वहां पर हो रही हैं, मुसलमानों को कैसे उनके खिलाफ लामबंद किया जा रहा है, उसके प्रयास में आपको दिखाऊंगा। कल एक बड़ा कार्यक्रम किया गया बिहार में और किशनगंज के इलाके में वो कार्यक्रम था जहां पर 70% के करीब मुस्लिम आबादी है। वहां कांग्रेस पार्टी, AIMIM और तमाम दलों के नेता सब वहां पर बैठे थे। सबके भाषण हुए और सबका कहना यही था कि हम सब पूरी ताकत के साथ मुसलमानों के पीछे खड़े हुए हैं, इस बिल के खिलाफ हम आपके साथ हैं। और वहां पर नीतीश कुमार का नाम फेर लिया गया और वहां साफ साफ कहा गया कि 20 साल से ये हमारा वोट ले रहे हैं, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ी तो गद्दारी कर गए और गले लगाते हैं, हमें इफ्तारी भी कराते हैं, लेकिन एक हाथ में खंजर लिए रहते हैं और वो पीठ में भोंक देते हैं। तो मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार और मुसलमानों का संबंध अब कैसे रहने वाला है, वो इस चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसमें AIMIM के जो नेता हैं वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, क्योंकि ओवैसी साहब काफ़ी विजिबिलिटी है उनकी मुस्लिम समाज के अंदर और इस मुद्दे पर वो काफ़ी ज़्यादा बोल भी रहे हैं। तो उनके मैं आपको कुछ बयान सुना रहा हूँ। और फिर बिहार चुनाव को लेकर एक नया सर्वे आया है और ये सर्वे नीतीश कुमार के लिए कुछ अप्रिय खबर लेकर के आया है, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार और मुस्लिम वोट, इसको लेकर के जो बातें हुई वो आप देखिए। 4 तारीख को जब संसद के पटल पर यह बिल पेश किया गया, जब वहां पर वोटिंग हुई, लोकसभा में मुसलमान MP मात्र हमारे 24 है, लेकिन वोट विरोध में कितने गिरा? 232 वोट विरोध में गिरा। मुसलमानों के वोट लेकर के बिहार के गद्दी पर नीतीश कुमार जी जो कायम है, बैठे हुए हैं, 20 साल से राज करते हैं और हम मुसलमानों को हर साल रमजान के मौके पर हमको बुलाते हैं, दावत इफ्तार में बुलाते हैं और चिश्ती टोपी लगाकर, गले में इमाम लगाकर, रुमाल लगाकर हमारे साथ में बैठ करके इफ्तार करते हैं। इसने भी हमारे पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। को बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है। इन बेईमानों के नतीजे में ही ये वबा हमारे सर आई है। वक्त की बड़ी जायदाद है, जहाँ प्राइवेट दुकान का किराया 15,000 है, वहाँ वक्त की जमीन पर 1500 लोग किराया दे रहे हैं। लोगों ने वक्त की जायदादों को बर्बाद किया है इन बेईमानों की वजह से। बिहार का मदरसे का जो तालीम जो बर्बाद हुआ है, सेक्रेटरी और सदर की वजह से बर्बाद हुआ। इन लोगों ने अपने दामाद और बेटे को बहाल किया और वक्त पर जो मुसीबत आई है, इन बेईमान मुतवल्लियों के वक्त की जमीन के गज़ब करने का नतीजा है। आखिरत में तो उनका ठिकाना होगा ही, बुरा ठिकाना होगा, लेकिन दुनिया में भी जो जिल्लत आई है, पूरी कौम को उठना चाहिए। एक तरफ इस काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे और इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे जिन लोगों ने वक्त की जमीन पर नाजायज कब्जा किया। दूसरे महोदय आपको दिख रहे थे, ये AIMIM के विधायक हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के नेता हैं। और कैसे इन्होंने देखिए बैलेंसिंग की, सब बता दिया। मुतवल्लियों ने चोरी की, ज़मीनें बेची, अवैध कब्जे किए, अवैध की वक्फ की संपत्तियों पर कितना संकट इन्होंने लाया। और लेकिन कानून काला है, जो सरकार कर रही है वो बात गलत है। पहले ज़रा नीतीश कुमार की हम बात कर लें। वो एक नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमारी पीठ में खंजर भोंका। अब ये बात कुछ साफ हो चुकी है इस वक्त बिल के बहाने की नीतीश कुमार को कोई खास परवाह मुस्लिम वोट की है नहीं। उनके पार्टी के लोग, मुस्लिम नेता ही नहीं तय कर पा रहे हम पार्टी में रहें कि नहीं रहे। लेकिन 2020 में भी मुस्लिम वोट मिला ही कहाँ था उनको, शायद इसी वजह से। शायद तो वो वही एक वजह कि उनको पता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं है। और अब नीतीश कुमार जी को समझ आ रही है बात कि जितना वोट या जितनी सीट उनको मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की मदद से मिल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को वो अपने अकाउंट से जो 2% वोट या 3% वोट जो भी उनका वोट है जातिगत वोटर, वो उसकी मदद कर सकते हैं। एनडीए अब इस मुस्लिम वोट की दुविधा में है नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये तो इस तरह से जब बिल पर जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने और सब लोगों ने, चिराग पासवान ने
दो बड़े पार्टियां हैं ना वहां पर, दोनों ने समर्थन किया है। उससे साफ समझ में आ रहा है कि उनको मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। वैसे तो नीतीश कुमार जी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी अभी उनको चला रही है। इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ये जितने जो कुछ नीतीश कुमार के खिलाफ कहा जाएगा या मुसलमान नेता बोलेंगे वो इनकी मदद ही करेगी बल्कि ये ठीक बात। समीर जी, देखिए, नीतीश कुमार अगर 2020 के चुनाव में 12 उम्मीदवार मुसलमान उतारे थे, एक भी नहीं जीता। और फिर जब मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम कैंडिडेट लेने की बात आई तो नीतीश कुमार की मजबूरी रही कि उन्होंने बसपा के जो विधायक, एकमात्र बसपा का विधायक था जो चैनपुर से जीते थे, जमा खान, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और उसको मंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार को पता है, और लल्लन सिंह तो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भाई मुसलमान हमें वोट देते नहीं है। मुसलमान हमें तभी वोट देता है जब लालू प्रसाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में लड़े, मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि बहुत ज्यादा मुसलमानों के वोट उन्हें मिलने नहीं वाले हैं। तो अब उन्होंने पूरा फोकस एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोकस किया। जो कोर वोटर उनका है, जो कोयरी उनका वोटर है, जो उनका दलित वोटर है, जो उनका महादलित वोटर है, जो महिला उनके योजनाओं से जुड़ी हुई वोटर बन चुकी है, उसके ऊपर नीतीश कुमार ने ध्यान केंद्रित कर दिया। और मुसलमान के वोट के मान के चल रहे हैं कि ये वोट या तो ओबीसी के पास जाएगा, या कांग्रेस के पास जाएगा, या तेजस्वी यादव के पास, या दूसरे छोटे दलों के पास चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलत नहीं है। उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। चर्चा बार बार इसलिए होती है क्योंकि ये साफ हो गया है कि एनडीए के विरोधी जो हैं वो वक्फ बिल पर केंद्र की मोदी सरकार के बाद सबसे बड़ा विलन नीतीश कुमार को ही बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सर्वे की बात कह रहा था, बताऊंगा। सी वोटर एजेंसी ने सर्वे किया है, इसकी हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि प्रदेश में, बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के नंबर 1 चॉइस अब नीतीश कुमार नहीं रह गए। तेजस्वी यादव नंबर 1 पर थे, नंबर 2 पर नीतीश कुमार थे, तीसरे पर प्रशांत किशोर थे, तीसरे पर सम्राट चौधरी थे और चौथे पर प्रशांत किशोर थे। अब ये और बदल गया है। अब ताजा सर्वे कह रहा है तेजस्वी यादव को पसंद करने वालों की तादाद 35.5% है। मतलब 35.5% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नंबर 2 पर आ गए प्रशांत किशोर, यह आंकड़ा बन गया है 17.2% लोगों का। और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं, 15% लोगों की पसंद बचे हैं इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए। और सम्राट चौधरी चौथे पर हैं, 13% लोग उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। क्या कोई जमीनी सच्चाई की या जमीन पर बह रही हवा की ओर इशारा कर रहा है सर्वे? देखिए, मुझे थोड़ा ये सर्वे जो है ना, जमीनी सच्चाई से बहुत दूर दिख रहा है। ये संभव ही नहीं है कि प्रशांत किशोर किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार से आगे चले जाए। और 17.2% ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। ये कहीं कुछ 2.7 लिखा होता, ये कहीं कुछ 7.2 तक चला गया होता तो चलो कहते हैं चलो ठीक है, पचा लेंगे इतना। ये संभव ही नहीं है। ये सर्वे, मतलब कई बार सचमुच हम लोग सर्वे पे बात करते हैं, सर्वे की टेक्निक होती है और सब बहुत लंबे समय सर्वे चल रहे हैं, लेकिन जब ऐसे सर्वे आते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का प्रयास भर है। इससे इतर मैं बहुत कुछ नहीं देखता हूं। हाँ, एक बात जरूर है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पार्टी की राजनीति थोड़े नए किस्म से जरूर दिखेगी इस चुनाव में। उसका कोई सर्वे ठीक आए, कौन सा समाज उनके साथ जुड़ रहा है, कौन से लोग उनके साथ जुड़े हैं, कौन नाराज हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, पार्टी की विरासत बदल रही, उत्तराधिकार बदल रहा है। अब निशान जिस तरह से पार्टियों में जा रहे हैं, वहां लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसका क्या असर है वो देखने। उससे पहले एक और थोड़ा बुनियादी प्रश्न है, क्या बिहार की जनता को अब ये लगने लगा है कि नीतीश जी का राजनीतिक काल खत्म हो गया, बस अब आगे सोचना नीतीश जी आगे बढ़ना है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें अब कोई भ्रम नहीं है। भ्रम भारतीय जनता पार्टी ने बना कर रखा है। वो ये भ्रम 2025 के विधानसभा चुनाव तक बनाकर रखना चाहती है। जनता के मन में कोई भ्रम। फिर तो अगर ये बात सही है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। आप प्रशांत किशोर की दावेदारी ना माने, लेकिन तेजस्वी यादव 35.5% पर ठीक है। फिर देखिए, तेजस्वी यादव तो अभी सबसे बड़े नेता बिहार की राजनीति के हैं, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसमें कोई डिबेट देखता ही नहीं हूं। तेजस्वी की राजनीति को आप कहें गलत है, किसी को अच्छी लग रही होगी, कोई उनको नायक बताएगा, कोई कहेगा कि अरे तो लालू जी के बेटे हैं, वही वाली राजनीति है, बोलते कैसे हैं, लाठी चलाते हैं, वो सब कह देगा आदमी। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई एक नेता जिसके पीछे सबसे ज्यादा समर्थन है, अगर एक की बात करेंगे तो वो तेजस्वी यादव है। लेकिन ये जो फासले और ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा अव्यवहारिक दिख रहे हैं।
देखिए सर, नीतीश कुमार का सिर्फ ये क्यों देख रहे हो कि भाई स्वास्थ्य कार्ड जनता उनके साथ रहेगी नहीं रहेगी? 20 साल के शासन का हिस्सा भी तो नीतीश कुमार को देना पड़ेगा ना। अब लालू यादव के 15 साल के शासन की बात करके सत्ता में रहे, अब 20 साल की तो आपको बात करना पड़ेगी। 20 साल में आपने कितना बिहार को बदला है, जनता हिसाब मांगेगी। और जनता को लग रहा होगा कि नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी के 20 साल का जो शासन रहा है, नीतीश कुमार बीच में लालू के साथ चले जाते हैं और 20 साल मुख्यमंत्री रहते हैं बिहार के। बिहार में जो उन्होंने कहा था बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, और जो हमने 15 साल लालू को देखा, 20 साल नीतीश को देखा, तो इस बार हम प्रशांत किशोर को भी देखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर के पास लोग उसी तरह से चले जाए जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास लोग चले गए थे कि कांग्रेस को भी देखा 15 साल और भारतीय जनता पार्टी को हमने सत्ता में देखा है। तो हो सकता है कि एक वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग जो चाहता हो कि दोनों बार-बार से बांटने से बेहतर है कोई व्यक्ति कि नया विकल्प के रूप में हम सत्ता देखें। में रहता है तो कई बार चर्चाओं में आता है टीना फैक्टर। देयर इज नो अल्टरनेटिव, विकल्प कहां है इनके अलावा? तो हो सकता है इसका लाभ नीतीश जी को इन 20 वर्षों में मिला हो, लेकिन कभी तो वो फैक्टर भी खत्म होता है कि विकल्प नहीं है तो भाई देखो कोई तो होगा। और जो नीतीश जी की ओवरऑल हम पिछले 1-2 साल में हम देख रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो वो कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स में जो चेंज आया है, शिफ्ट आया है, उससे कहीं ना कहीं ये भी संकेत जा रहा है कि शायद नीतीश जी को खुद को ये अवेयरनेस है कि एंटी इनकम्बेंसी 20 साल के बाद उनके खिलाफ रहेगी, और साथ ही साथ कि इससे ज़्यादा उन्होंने एटलीस्ट बिहार की स्टेट में इससे ज़्यादा वो क्या कर पाएंगे या क्या उनका फ्यूचर होगा, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वही संकेत वो खुद भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वक्त पे जो स्टैंड लिया, वो 10 साल पहले वो स्टैंड ले पाते? क्या वो 5 साल पहले वो स्टैंड ले पाते? उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है नीतीश कुमार खुद ये समझते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में उनका जो रोल रहा है वो अब बदल चुका है या और खत्म हो रहा है। आइए अब यूपी की बात करता हूं। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और उससे उन्होंने एक नई सनसनी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जो महाकुंभ को लेकर आपने इतना बड़ा मीडिया कैंपेन और सब कुछ देखा कि दुनिया में इससे बड़ी घटनाएं कोई इस वक्त कहीं नहीं हो रही है, इतना बढ़ा चढ़ा करके महाकुंभ को पेश किया गया। दरअसल कोशिश ये थी कि इसी बीच में योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर दी जाए, मतलब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर विकल्प के तौर पर पेश कर दिया जाए। ये वो कह रहे हैं कि ये तैयारी, अब किसकी तैयारी थी ये उन्होंने इतना खुल के नहीं बताया, लेकिन वो उन्होंने अपने बयान में ये बात जरूर कही। मैं आपको सुना रहा हूं। हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो? ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है। विजय जी, योगी जी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो जाते, ये कोशिश थी, वो तो उन्होंने तो कहा अनाउंस हो जाते। वो ज़्यादा जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अखिलेश जी तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में भी। लेकिन इस तरह से उन्होंने ये साबित और किया, मतलब वो योगी जी के पक्ष में ही खड़े दिखाई दिए। उनका ग्राफ और बढ़ा दिया, उनका ग्राफ उन्होंने और बढ़ा दिया, और उनके लिए संकट योगी जी ही हो सकता है यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। और इसको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि योगी जी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, राजनीतिक ताकत भी बढ़ाई है, राजनीतिक कद भी बढ़ाया है। और महाकुंभ के आयोजन के सफलता असफलता, बहुत सारे सवाल जवाब के बाद भी एक बड़ा आयोजन करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसमें वो थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि वो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की अनाउंसमेंट होने वाला था, नहीं होने वाला था, इसके बारे में या तो अखिलेश जी बता सकते हैं या हर्ष जी बता सकते हैं। हाँ, त्रिपाठी जी बताते हैं। नहीं, अखिलेश जी को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई ये जो हवाई अफवाहबाजी वाली चीजें होती हैं आप न बोला कीजिए। आपके नेता प्रवक्ता बहुत हैं, किसी से बुलवाया कीजिए ये सब। कुंभ में कोई प्रधानमंत्री के पद का ऐलान होता हो, दावेदारी होती हो, ये तो आज तक हमने सुना नहीं। कुंभ इसके लिए उपयोग किया जा सकता है क्या? हाँ, कद अपना बढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयोग किया जा सकता है। तो कुंभ क्या, कोई भी अच्छा आयोजन होगा क्या? 2017 का पहला दीपोत्सव वो नहीं था क्या? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो नहीं था क्या? काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं और उसको पूरी तरह से लागू करना है क्या? वो नहीं था क्या? प्रयागराज का महाकुंभ इससे कम में होने की कोई मतलब कोई भी ऐसी सूरत बनने वाली थी? और अखिलेश जी कम से कम अब तो ये स्वीकार कर लीजिए, जो आयोजन हुआ ये सचमुच न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में आता है।
अभी मैं कल ही लौटा हूं, जो निर्माण कार्य, जो चीजें हुई हैं, अभी भी आप उसको जाकर देखेंगे तो लगेगा कि इस लार्ज स्केल पर सोचा गया था। ठीक है, वो पूरा इलाका खाली दिखता है अब तो, मतलब सिर्फ पीपा पुल 16 नंबर वाला बचा है, बाकी सब जहां पीपे पे लगी रहती थी लाइट। भी कह रहे हैं कि बहुत लार्ज स्केल पर सोच रहे थे योगी जी। हाँ, लार्ज स्केल पर ही सोच रहे थे भाई, उससे कम आप सोच नहीं सकते थे। आप जहां अयोध्या में, काशी में, मथुरा में सब जगह भीड़ दिख रही हो, जब हिंदू अवेकनिंग का समय है, और योगी आदित्यनाथ तो मठाधीश हैं, वो तो जानते हैं। और क्या हिंदू श्रद्धालुओं के लिए इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का इंतजाम करना वो गड़बड़ है? अच्छा, जब ये इंतजाम हुआ और तब लोगों को इतनी मुश्किल हो रही थी, तो अगर ये न करते तो योगी जी क्या करें? ये जो विजय जी ने बात कही, ये बयान देके क्या उन्होंने योगी जी का ही कद बढ़ाने का काम किया कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे? यही तो कह रहे हैं वो एसेंशियली। नहीं, उनका इंटेंशन योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ाने का नहीं था। उनका इंटेंशन ये बताना था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बनाम योगी के बीच में कुछ खटपट चल रही है, और योगी अपने आप को एक बड़े ब्रांड के रूप में देश की राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहते थे। बेसिकली वो उनका कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं, और अब मुझे लगता है उनकी चिंता ज्यादा बढ़ गई कि जिस तरीके से कुंभ का आयोजन 45 दिन चला, और जो शानदार आयोजन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसका जिस तरीके से इसकी तारीफ हुई आयोजन की, मुझे लग रहा है इसका श्रेय योगी को जाना चाहिए, उनके प्रशासन को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार के सहयोग को जाना चाहिए। और उसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में मिलेगा ना। इस बात का जब चर्चा होगी कि भाई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया है, तो उसके अंदर यह भी तो जुड़ेगा कि जो कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतर की उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है, जिस तरीके से कुंभ का सफल आयोजन योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, तो ये सब चीजें योगी आदित्यनाथ वो दो प्रयास हैं उनके। एक तो ये कि कुंभ के आयोजन में किसी तरीके से एक सवाल पैदा किए जाए, और दूसरा बीजेपी में एक सक्सेशन वॉर चल रही है, उसको दुनिया के सामने रखा जाए। सौरभ, मैं इसको सक्सेशन वॉर नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ कि बीजेपी में एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, इंटरनल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक अच्छा ट्रेंड है कि योगी जी अपने आप को एक काबिल, एक कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दिखाना चाहते हैं, वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भी करना चाहते हैं, फडणवीस भी करना चाहते हैं। कई सारे चीफ मिनिस्टर्स एक रेस में लगे हैं कि अपने आप को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा चीफ मिनिस्टर दिखाए, अच्छा लीडर दिखाए। तो ये कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कंपटीशन, ऐसा माइंडसेट आ गया है बीजेपी के अंदर, जहां एक दूसरे के साथ कंपटीशन इस चीज के लिए हो रहा है कि कौन बेहतर लीडर है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल, अगर अच्छा काम किया है तो शाबाशी तो मिलनी चाहिए। आज कारी कुर्सी में इतना ही। के साथ हैं क्या? अखिलेश जी योगी जी के साथ हैं, आपको लग रहा है? हो सकता है। बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत शुक्रिया आरती जी आपका, हर्षवर्धन जी आपका, और समीर जी बहुत धन्यवाद।